सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुप्ता। स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। देखिए, खबरों की रफ्तार वही, बस परिभाषाएं नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर एक अहम खबर दिखाएंगे। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले माता देवी के आज के दिन के साथ, क्योंकि नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज भक्त माता महागौरी का पूजन कर रहे हैं। आज लोग व्रत भी रखते हैं और आज कन्या पूजन का भी विधान है। तो अदिति, आगे बताइए, आपने किया कन्या पूजन? सुबह हमने कन्या पूजन किया, और क्योंकि 8वां दिन है और पूरे देश भर में कन्या पूजन हो ही रहा है, तो आपको बता दें नवरात्रि के इस खास दिन पर मां के दरबार में रौनक भी देखने को बनती है। तो आप भी देखिए किस तरह से देश में रौनक जमी है। देखिए, नवरात्र के महापर्व के मौके पर दुर्गाष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व हो जाता है, क्योंकि नवरात्र के 8वें दिन मां शक्ति के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान होता है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। देश भर के मंदिरों और पूजा पंडालों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मां महागौरी की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ किस तरह से सुबह से ही कतारों में लगी हुई दिखाई दी। आपके सामने मां के दरबार की भव्य 6 तस्वीरें। 6 तस्वीरों में आप दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के अलावा मुंबई के मुंबा देवी की मंदिर की तस्वीरें भी देख सकते हैं। कोलकाता के दुर्गा पंडाल के अलावा झालावाड़ के रता देवी टेम्पल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तो कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मथुरा में दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा की पूजा में भक्त जुटे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देश से अलग अलग आई तस्वीरें, जहां पर नए नए तरीके से पूजा पंडालों को सजाया गया है और भक्तों की भीड़ मां के दर्शनों के लिए उमड़ रही है। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, लिहाजा यहां पंडालों की भव्यता अद्भुत है। देश के बाकी हिस्सों में भी दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कहीं मलेशिया के ट्विन टावर्स, तो कहीं राम मंदिर, कहीं वैष्णो देवी, तो कहीं ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया की झलक इन पंडालों में दिखाई दे रही है। दुर्गा पूजा में देश भर में अलग अलग और भव्य पंडाल बनाए गए हैं। ये दक्षिण कोलकाता में हिंदुस्तान क्लब का पूजा पंडाल है, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर यहाँ आजादी के शूरवीरों को तवज्जो दी गई है, ताकि आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जान सके। यहाँ आजादी की लड़ाई के समय की पूरी फीलिंग देने की कोशिश की गई है कि उस वक्त कैसे घर और दुकानें हुआ करते थे। इन सब के बीच से गुजरते हुए लोग मां दुर्गा की प्रतिमा तक पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत अलग तरीके से बना हुआ है, तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन माँ का जो रूप है वो बहुत सुंदर है। कोलकाता में 2000 से ज्यादा पूजा पंडाल सजते हैं, जिनके अनोखी कहानी है, जहां तक पहुंचना हर लोग चाहते हैं। उनमें से कोलकाता की हिंदुस्तान क्लब है। इस बार जो आजादी का 75वां साल है, उनको याद किया गया है, जिसका लुत्फ उठाने कई सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा और पश्चिम बंगाल का गहरा नाता है, लिहाजा यहाँ जगह जगह भव्य पंडाल बनाए गए हैं।
कल्याणी में ल्यूमिनस क्लब का पंडाल मलेशिया के ट्विन टावर की तर्ज पर बनाया गया है। इस 148 फीट लंबे पंडाल को करीब 70 कारीगरों ने तैयार किया है, जिसे देखने के लिए यहाँ इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों की एंट्री तक रोकनी पड़ गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में शहीद नगर दुर्गा पंडाल को राम मंदिर की कल्पना के तर्ज पर तैयार किया गया है। इस पंडाल में माता रानी का दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। राम मंदिर जी का निर्माण नहीं हुआ है और हम लोग का कमेटी ने सोचा है कि इस बार ऐसे पंडाल करे जो कि कभी बना नहीं हुआ। तो कभी बना नहीं हुआ स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उसका परिकल्पना कौन करेगा। तो हमने सोचा कि लाला जी का मंदिर हो रहा है, उसका रिप्लिका मॉडल एक यहाँ पे तैयार किया जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मतलब अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो आपको नहीं बता सकते। वो होता है ना, मतलब 2 साल के बाद हम लोग मतलब इतने खुले में आके देवी के दर्शन, पूजा पाठ ये सब बंद ही था अनुभव से बोलने से, लेकिन आज यहाँ पे आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। असम के डिब्रूगढ़ के एक पंडाल में 1971 के विभाजन को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ माता की प्रतिमा को बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर मौजूद दिखाया गया है। वाराणसी के हथुआ मार्केट में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। जो है कि हम लोग नेपाल में स्थित भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर को हम लोग काशी वासियों को झांकी दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार पंडाल है, माता महिषासुर के वध करेंगी इलेक्ट्रिक रूप से, उसका 4 मिनट का शो चलेगा हमारे यहाँ। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मां दुर्गा के पंडाल को वैष्णो देवी की गुफा का रूप दिया गया है। यहाँ प्रवेश करते हुए श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी धाम जैसा महसूस होता है और बहुत ही सुख प्रदान करने वाला है। जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं वो यहाँ इसका लाभ ले सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की बहुत ही भव्य गुफा बनाई गई है। इस गुफा में सर्वपादुका अर्धकुंवारी और माँ भगवती भवन, उसके साथ में भैरव घाटी के भी दर्शन आप कर रहे हैं। अब बिहार के मुंगेर के इस भव्य दुर्गा पंडाल को जरा देखिए। इसका निर्माण मुंबई के होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया की तर्ज पर किया गया है। झारखंड के कारीगरों ने कल्याणपुर गांव में करीब 40 लाख की लागत से इसे तैयार किया। दिल्ली की चितरंजन पार्क में भी मां दुर्गा का भव्य पंडाल बनाया गया है। यहां पहुंचकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी पूजा अर्चना की। दुर्गा जी की शक्ति का अंश हर महिला को मिले और उनका आशीर्वाद हर पुरुष को प्राप्त हो, ताकि भारतवर्ष की जितनी समस्याएं हैं उनसे लड़ने की क्षमता और शक्ति मां दुर्गा हम सबको दे। देश भर के एक से बढ़कर एक पंडालों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना काल में फीके पड़े रंग की 2 साल के बाद अब भरपाई करने की पूरी कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नवरात्र का मौका है तो नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। आज शक्ति स्वरूप को पूजा जा रहा है, तो इस पावन पर्व में देश की जो शक्ति है उसको भी एक नई उड़ान मिली है, नए पंख लग गए हैं। आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH वायुसेना में शामिल हो गया। जोधपुर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस नए हवाई योद्धा को सेना में शामिल किया है। इस नए योद्धा का नाम प्रचंड रखा गया है। हिंदुस्तान का नया हवाई योद्धा, वायुसेना की नई ताकत,
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH बना हिंद का लड़ाका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वायुसेना में शामिल। जोधपुर एयरबेस पर आज सुबह से ही गहमा गहमी थी। आज का दिन हिंदुस्तान की वायुसेना के लिए ऐतिहासिक है। आज वायुसेना को आसमान का वो योद्धा मिल गया है जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH स्वदेशी तकनीक से बना वो हेलीकॉप्टर है जो आसमान में ताकत की मिसाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज LCH को वायुसेना में शामिल किया। इस हवाई योद्धा के स्वागत के लिए जोधपुर एयरबेस पर खास इंतजाम किए गए थे। सेना में शामिल होने से पहले हेलीकॉप्टर की परंपरागत ढंग से पूजा की गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक वायुसेना के इस नए सदस्य का स्वागत किया गया। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। करगिल के युद्ध के बाद से ही वायुसेना को ज्यादा ऊंचाई पर लड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हो रही थी। LCH के आने के बाद वायुसेना अब ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होने वाली जंग के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो गई है। कारगिल युद्ध के बाद एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि उन हाइट्स पर उस वक्त कोई भी इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। तब से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू हो गया और अब इतने साल बाद भारतीय वायुसेना को 10 ऐसे हेलीकॉप्टर मिले हैं। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को भी मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में जो कि Mi-25 और Mi-35 की फ्लीट है, उनको ये हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेंगे और HAL पूरी कोशिश करेगा कि इनके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके। LCH को डिजाइन करने में युद्ध से जुड़ी तमाम बारीकियों का ख्याल रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने युद्ध जैसे हालात में दुश्मन पर हावी होने के लिए इस हेलीकॉप्टर में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब भारतीय वायुसेना के पास एक अपना भारत में बना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। सब बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा और बड़ा मूवमेंट है आपके लिए। आप कमांडिंग ऑफिसर हैं इस स्क्वाड्रन के। धनुष स्क्वाड्रन नाम दिया गया है, तेज तरार नाम लगता है। क्या अपेक्षाएं हैं इस हेलीकॉप्टर से? ये मुझे बहुत गर्व है कि हम आज हमारा खुद का अटैक हेलीकॉप्टर है और जैसे आपने कहा धनुष, इस तेज तरार हेलीकॉप्टर के लिए इससे अच्छा यूनिट का नाम मुझे लगता नहीं हो सकता था। सो इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें जो मैं बता रहा हूँ बहुत विश्वास के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने ट्रायल्स हुए हैं और जैसे जहाज डेवलप हुआ है और इसका जितना भी टेस्टिंग हुआ है, इसमें बहुत ही कैपेबल साबित हुआ है और ये हमारे भारतीय वायुसेना को बहुत अच्छा एक योगदान देने वाला है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। फिलहाल वायुसेना को 10 और आर्मी को 5 हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में सेना में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या और बढ़ेगी। इससे एयरफोर्स और आर्मी को वो हवाई शक्ति मिलेगी जिसके सामने देश के दुश्मन घुटने टेक लेंगे। अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। इन हेलीकॉप्टर्स में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में शामिल है? इस बारे में हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला ने इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाले पायलट और इनके इंजीनियर से खास बातचीत की।
हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वो अफसर जो इस स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। धनुष नाम दिया गया है स्क्वाड्रन को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट। सबसे पहले फ्लाइट कमांडर विंग कमांडर सौरभ शर्मा, आपने ये हेलीकॉप्टर पहले उड़ाया है, टेस्टिंग के समय कैसा एक्सपीरियंस रहा था और कैसे ये हेलीकॉप्टर औरों से अलग है? ये हेलीकॉप्टर एसेंशियली एक रिजिड रोटर प्लेटफॉर्म है। ये हेलीकॉप्टर एक काफी केयरफुली डिजाइंड और डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, जिसने हमारे जितने भी मापदंड थे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने ले डाउन किए थे, उन सब के ऊपर ये खरा उतरा है। ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल मशीन है बिकॉज ऑफ द रिजिड रोटर सिस्टम। इसमें जो रिस्पांस है पायलट का वो इमीडिएटली इसके रोटर तक जाता है और ये रोटर एकदम तेज तर्रार और बहुत ही ज्यादा चपलता के साथ मैन्यूवर कर सकता है। इसके अंदर बहुत उत्तम टेक्नोलॉजी लगी है, जिसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजेस, ये सारे के सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन ऑल द वॉर फाइटिंग मशीन्स, वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से दिन या रात इस हेलीकॉप्टर में आप कभी भी किसी भी वक्त इसको आप बैटल पे लेके जा सकते हैं और विजय पाकर सकते हैं। इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं स्क्वाड्रन लीडर गौरव गुप्ता। टेक्नोलॉजी जो इसमें है वो जाहिर सी बात है एडवांस्ड है। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको एकदम अलग किस्म की मशीन बनाता है? शुरुआत करते हैं इसका स्ट्रक्चर से। जो इसका स्ट्रक्चर बना है वो एक कॉम्पोजिट मटेरियल से बना है। जैसा कि आप जानते हैं मेटल हैवी होता है, कॉम्पोजिट लाइट होता है। जो इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है, एजिलिटी है, उसी की वजह से है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूरा कॉम्पोजिट से बना है। दूसरी टेक्नोलॉजी इसमें है रिजिड रोटर, जिसमें कि रोटर्स में कोई हिंजेस और बियरिंग्स नहीं होते, सो इसका रिस्पॉन्स पायलट इनपुट के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट रहता है। और कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे ये एक कैमरा लगा है जिससे आप दिन और रात में देख सकते हैं। अंदर आपके जो डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, हाँ जी, पॉड जिसको पॉड बोलते हैं, कैमरा से क्लियर तस्वीरें दिन और रात में आप अपना टारगेट एक्वायर कर सकते हैं। जो डिस्प्ले सिस्टम है, पहले डायल गेजेस हुआ करते थे जिससे हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चलता था, अभी उन सबको रिप्लेस करके मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस लगा दिए गए हैं इसके अंदर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, नए हवाई योद्धा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच को वायुसेना के साथ साथ थल सेना में भी शामिल किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुछ दिनों पहले एलसीएच आर्मी को सौंप दिया था और इस नए हवाई लड़ाके के आने से कई सारे मोर्चों पर आर्मी की ताकत को और भी इजाफा मिला है। क्या है इस हेलीकॉप्टर की ताकत और क्यों इससे खौफ खाते हैं दुश्मन, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की सेना को मिल गया है नया हवाई सिपहसालार। आसमान में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ताकत बेमिसाल। रफ्तार का बादशाह, फुर्ती बेशुमार। एलसीएच है सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। एलसीएच का शामिल होना सेना के लिए बेहद अहम है, क्योंकि एलसीएच में ऐसी कई खूबियां हैं जो इन्हें हवाई युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। हवा में इन हेलीकॉप्टरों की रफ्तार दूसरे हेलीकॉप्टरों से ज्यादा होती है। इनकी फुर्ती ऐसी है कि ये तेज रफ्तार में ही बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इनकी लंबाई 51.1 फीट है। ये एक बार में 5800 किलो का वजन ले जा सकते हैं। इनमें टर्बोमेका शक्ति इंजन लगे हैं। इस इंजन की ताकत 1032 किलोवाट है। पहाड़ी इलाकों में हो रही जंग में इन हेलीकॉप्टरों को मात देना नामुमकिन है। करगिल में हुए युद्ध के दौरान भी सेना को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी। सेना को ऐसे हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी जो वजन में हल्के हों और हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकें। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एलसीएच को डिजाइन किया गया है।
ये हेलीकॉप्टर करगिल और लद्दाख जैसे इलाकों में हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को अपने अचूक निशाने से निस्तनाबूद कर सकते हैं। सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसे मोर्चों पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयार हैं। लेकिन अब LCH के आने से देश कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का बेड़ा बनाने में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत में बना LCH कई मायनों में अपाचे से भी बेहतर है। LCH का वजन करीब 2.25 टन है, जबकि अपाचे 5 टन से ज्यादा वजनी है। वजन कम होने से ये ऊंचे रण क्षेत्र में हथियारों के साथ आसानी से उड़ान भर सकता है। LCH एक बार में 700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, जबकि अपाचे की रेंज 475 किलोमीटर है। इस हेलीकॉप्टर का ग्लास कॉकपिट बेहद मजबूत है। इसे देश में ही डिजाइन किया गया है। LCH में ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसकी मदद से ये दुश्मन के राडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इसमें 20 mm के गन के साथ रॉकेट दागने के 2 पॉड भी लगे होते हैं। LCH को देश और विदेश में बनी घातक मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। LCH के पायलट अपने कैमरे में लगे एक खास कैमरे की मदद से दुश्मन पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से LCH वायुसेना और थल सेना दोनों का सबसे भरोसेमंद हवाई योद्धा बन गया है। वायुसेना जोधपुर एयरबेस पर LCH के पहले स्क्वाड्रन को तैनात कर रही है। LH फिलहाल वायुसेना को 10 और आर्मी को 5 हेलीकॉप्टर दे रही है। आने वाले वक्त में सेना में इन हेलीकॉप्टरों की संख्या और बढ़ेगी। इससे देश को ऐसा सुरक्षा कवच मिल जाएगा जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें, मैसूरू दशहरा की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में होती है। यहाँ विजयदशमी के दिन हाथियों का जुलूस देखने जगह जगह से लोग पहुंचते हैं। इस बार भी इसकी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। हाथियों को खास तौर से जुलूस के लिए तैयार किया जा रहा है। मैसूरू पैलेस से लेकर तमाम इलाकों में रंग बिरंगी रोशनी शानदार समा बांध रही है। स्थानीय लोगों के अलावा देश के कोने कोने और विदेशों से भी लोग यहाँ इस उत्सव का गवाह बनने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो चीज इस उत्सव में सबसे खास है, उसकी झलक का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है हाथियों का ये काफिला जो मैसूरू के मशहूर दशहरे की शान है। विजयदशमी के मौके पर जब हाथियों को शानदार तरीके से सजा धजाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो माहौल देखते ही बनता है। सोने चांदी से सजे हुए हाथियों का काफिला 5 से 6 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। दुनिया भर में मशहूर मैसूर का दशहरा उत्सव धूमधाम से चल रहा है। मैसूर पैलेस से लेकर तमाम इलाकों में रंग बिरंगी रोशनी शानदार समा बांध रही है। स्थानीय लोगों के अलावा देश के कोने कोने और विदेशों से भी लोग यहाँ इस उत्सव का गवाह बनने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन जो चीज इस उत्सव में सबसे खास है, उसकी झलक का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, और वो है हाथियों का ये काफिला जो मैसूर के मशहूर दशहरे की शान है। विजयदशमी के मौके पर जब हाथियों को शानदार तरीके से सजा धजा कर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो माहौल देखते ही बनता है। सोने चांदी से सजे हुए हाथियों का काफिला 5 से 6 किलोमीटर तक का सफर तय करता है, जिसे देखने के लिए जन समुदाय उमड़ पड़ता है। विजयदशमी के दिन मैसूर के राज परिवार की ओर से हाथी पर सोने का सिंहासन रखा जाता है। सजे धजे हाथी के ऊपर सिंहासन पर माता चामुंडेश्वरी की प्रतिमा रखी जाती है और फिर हाथियों को पूरे शहर में घुमाया जाता है। 1970 के पहले सिंहासन पर मैसूर के राजा बैठा करते थे, लेकिन 1971 से इस पर माता की प्रतिमा रखी जाती है। शोभा यात्रा मैसूर पैलेस से शुरू होकर बनी मंडप पर जाकर खत्म होती है। इस बार भी सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को निभाने के लिए हाथियों को तैयार किया जा रहा है। इनकी मालिश की जा रही है, नहलाया जा रहा है, मनपसंद चीजें खिलाई जा रही है।
Actually, we have brought 14 elephants for this year Dasara. So out of 14, we are planning to use 9 elephants for main Dasara. Out of which 7 will be male elephants and 2 will be female elephant. So each and every elephant will be having its own position in main Mysore Dasara. So Nisana Ane, Naupad Salane, these are the different positions. So each position will be occupied by different elephants. But Nisana Ane, it is a leader and it is the start of main Dasara procession. So Abhimanyu is going to be a Nisana Ane. Then rest of the elephants will be placed in different positions. दरअसल जुलूस के लिए हाथियों का चयन आसान नहीं है। खास तौर से इसका फैसला गहन विचार विमर्श के बाद ही किया जाता है। किसी हासन को ले जाने के लिए कौन सा हाथी सबसे फिट है, इन बातों का खास ख्याल रखा जाता है कि हाथी का स्वभाव कैसा है, लोगों की भीड़ देखकर उसका मिजाज बिगड़ेगा तो नहीं, उसकी चाल कैसी है और उसकी पीठ सपाट है या नहीं, ताकि हौदा या सिंहासन रखने में दिक्कत न हो। Selection is a very important process. One cannot just decide and take that this elephant is fit for carrying the howdah. That's not. A committee of the forest officers, including one of DCF, Deputy Conservation of Forest, or ACF, all them and forest conservator, all these people will decide and sit and decide which elephant is capable of carrying the howdah. कोरोना के कारण पिछले 2 साल तक हाथियों की शोभा यात्रा को मैसूर पैलेस तक ही सीमित रखा गया था, तो हाथियों को पैलेस से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। इस बार फिर से यहाँ दशहरे की रौनक लौटी है, तो हाथियों का जुलूस निकालने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए खास एहतियात बरती जा रही है और हाथियों को ट्रेनिंग के लिए सड़कों पर निकाला जा रहा है, ताकि विजयादशमी के दिन सफर के लिए ये पहले से अभ्यस्त हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों की। अब यहाँ के वातावरण में वो ढलते हुए देखे जा सकते हैं। सभी चीते स्वस्थ हैं, हालांकि अभी उनका 15 दिन का क्वारंटीन बाकी है। इसके बाद आगे उनके बड़े बाड़े में और उन्हें रखने और शिकार करने को लेकर भी जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। देखिए जरा। बाड़े में चहलकदमी करते ये वो चीते हैं जिन्हें नामीबिया से 15 दिन पहले लाया गया था। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए सभी 8 चीते स्वस्थ बताए गए हैं। पिछले हफ्ते की तुलना में अब उनका व्यवहार सामान्य दिख रहा है। वो खा पी रहे हैं और राहत भरी चहलकदमी भी कर रहे हैं। इन चीतों की क्वारंटीन अवधि 1 महीने की है, जिसके चलते फिलहाल इन्हें छोटे बाड़ों में रखा गया है, लेकिन अब वो यहाँ के वातावरण में ढलते जा रहे हैं और इसको लेकर कूनू नेशनल पार्क प्रशासन भी राहत की सांस ले रहा है। धीरे धीरे वो अब यहाँ के वातावरण में, यहाँ के एरिया को देख करके ढलते जा रहे हैं बढ़िया। और शुरू मतलब उसके बाद से ही, अगले दिन से ही एनिमल हेल्दी है और धीरे धीरे अब यहाँ की चीजों को जैसा वो देख रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं पहचान रहे हैं, आसपास चीतल और सुअर, जंगली सुअर है या जेकाल है या सांबर है, तो वो यहाँ के एरिया में यहाँ के एनिमल्स को भी देख रहे हैं बाहर से और यहाँ के हिसाब से ढल रहे हैं। अभी 6 छोटे बाड़ों में चीतों को निगरानी में रखा गया है। इन बाड़ों के आसपास भी सांभर, चीतल, जंगली सुअर सब घूमते रहते हैं, जिन पर चीतों की निगाह ठहरती दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हें अभी शिकार के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अभी क्वारंटीन अवधि के 15 दिन बीते हैं। बाकी के 15 दिन पूरे हो जाने पर विशेषज्ञ आगे के बारे में फैसला करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन्हें इनके लिए तैयार 5 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में छोड़ दिया जाएगा, जहां वो शिकार कर पाएंगे। महीने भर की क्वारंटाइन अवधि के बाद विशेषज्ञ आएंगे, उसको देख करके निर्णय लेंगे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक टेक्निकल कमेटी है जिसमें कि फॉरेन से जो विशेषज्ञ हैं वो BWI के भी डॉक्टर झाला एंड अन्य विशेषज्ञ हैं,
वो लोग देख करके और वेटेनरियंस देख करके निर्णय लेंगे कि इसमें अब नेक्स्ट क्या किया जाना है। तो महीने भर की अवधि तो लगभग है ही, उसके बाद भी यदि उनको कुछ बढ़ाने की अवधि पड़ती है या फिर इजी अवधि में छोड़ना है, बड़े बाड़े में छोड़ेंगे, तब वो नेचुरल रूप से जब शिकार करने के लिए। फिलहाल चीतों को इंसानों से पूरी तरह दूर रखने के निर्देश है। कुनू नेशनल पार्क प्रशासन के मुताबिक एक पखवाड़े के बाद पार्क को खोला जाएगा, लेकिन लोग यहाँ चीतों का दीदार नए साल में ही कर पाएंगे। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। तो आइए डालते हैं नजर आज के विचार पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी लंच टाइम में हम दोनों के साथ कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज।